स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मेरा नाम तेजस्वी राज पाठक है। पहला सेट हम लोगों ने बेटा जो लास्ट क्लास में करा था तो 20 क्वेश्चंस का करा था। आज हम लोग दूसरे सेट को कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें भी लगभग 20 क्वेश्चंस हैं। इन 20 क्वेश्चंस को करने से ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण ये हो जाएगा कि क्वेश्चंस के बारे में जो बताया जा रहा है आप उसको ध्यान से नोट करेंगे और साथ ही साथ समय समय पर क्या करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। तब आपको ये मददगार साबित होगा। अगर आप सोचेंगे केवल क्वेश्चंस कर लें तो विश्वास रखिएगा केवल क्वेश्चन भर ही आप कर पाएंगे। तो आपको क्वेश्चंस के साथ साथ जो बताया जा रहा है वो भी आपको याद ही रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है। और क्या कहता है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। और इसका ऑप्शन है वृहद मतलब बड़े और कुटीर उद्योगों का सहअस्तित्व, मतलब वृहद और कुटीर उद्योग साथ में काम करेंगे। दूसरा, आर्थिक विकास में विदेशों का सहयोग, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ पूछ रहा है। तीसरा, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व, सहअस्तित्व का मतलब साथ में काम करेंगे। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग इसका उत्तर सोचने का प्रयास करें अगर आपने पढ़ रखा है। चलिए फिर हम आपको बताते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो अर्थ है वो है बेटा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व, मतलब सार्वजनिक और जो निजी क्षेत्र हैं वो साथ में काम करेंगे। ये क्षेत्र क्या होते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। उत्तर तो आपको पता लग गया होगा। क्षेत्रों पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर क्षेत्रों को पढ़ेंगे तो क्षेत्रों में आपको याद रखना होगा उद्योग। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उद्योगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। उद्योग का मतलब होता है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अब जो इंडस्ट्रीज हैं उनका स्वामित्व अगर देखें, स्वामित्व, स्वामित्व, स्वामित्व का मतलब होता है कंट्रोलर, मतलब उसका मालिक कौन है, मतलब उसका ऑनर कौन है। स्वामित्व का मतलब होता है बेटा ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप। अगर हम लोग उद्योगों को देखें तो उद्योगों के दो प्रकार हैं। पहला आएगा सार्वजनिक, कौन सा आएगा बेटा, सार्वजनिक उद्योग। और दूसरा आएगा निजी उद्योग। कौन से उद्योग आएंगे, निजी उद्योग। ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप अगर हम लोग उद्योगों पर चर्चा करें तो कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं। पहला है सार्वजनिक और दूसरा क्या है, निजी उद्योग। सार्वजनिक उद्योग क्या होते हैं बेटा, ऐसे उद्योग जिनका नियंत्रण, जिनका नियंत्रण, नियंत्रण का मतलब होता है बेटा कंट्रोल, नियंत्रण सरकार के हाथों में होता है। किसके हाथों में होता है, सरकार के हाथों में होता है। ऐसे उद्योग जिनका नियंत्रण सरकार के हाथों में होता है, ऐसे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इसका एक आध अगर उदाहरण मिल जाए तो मजा आ जाए। तो आपने सुन रखा होगा, जैसे इसके उदाहरणों में अगर हम लोग चर्चा करें सार्वजनिक क्षेत्र में, तो सबसे पहले आपने नाम सुन रखा होगा LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये पूर्णतः सरकारी है, सरकार का नियंत्रण संपूर्ण रूप से इस पर है, इस वजह से सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगी। दूसरा अगर हम लोग उदाहरण देखें तो उदाहरण में दूसरा क्या, बस इतना ही याद रखिएगा, LIC ही याद रखिएगा, ज्यादा सही है। दूसरा क्या है, निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर भी कहते हैं और इसे पब्लिक सेक्टर भी कहते हैं। प्राइवेट सेक्टर का मतलब इसका नियंत्रण व्यक्तियों के हाथ में होता है। किसके हाथ में होता है, व्यक्तियों के हाथ में होता है। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिस क्षेत्र का नियंत्रण व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूहों के हाथ में होता है, अर्थव्यवस्था के ऐसे क्षेत्र को निजी क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। उदाहरण अगर हम लोग बात करें, उदाहरण, तो उदाहरण में आपको दो उदाहरण याद रख लें। बहुत अच्छा उदाहरण है रिलायंस। रिलायंस, रिलायंस जो कंपनी के मालिक हैं, जो उसका नियंत्रण है वो एक निजी व्यक्ति के हाथ में है और अंबानी साहब उसके मालिक हैं। इस वजह से ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, निजी क्षेत्र। तो निजी क्षेत्र में क्या देखा, जिस क्षेत्र या जिस उद्योगों का नियंत्रण व्यक्तियों के हाथों में होता है ऐसे क्षेत्र को निजी क्षेत्र कहते हैं, जैसे रिलायंस हो गया। तो ये आपको उदाहरण से समझ में आ गया होगा। अब भारत में दोनों प्रकार के क्षेत्र अस्तित्व में है। दोनों प्रकार का मतलब भारत में सार्वजनिक क्षेत्र भी हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर सरकार का नियंत्रण है, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूहों का नियंत्रण है। तो भारत में दोनों प्रकार के क्षेत्र कार्य कर रहे हैं। तो जिस देश की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों प्रकार के क्षेत्र काम कर रहे होते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था को
मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पढ़ा जाता है। किस व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ा जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये था हमारा क्वेश्चन, और क्वेश्चन से रिलेटेड भी हमने आपको 2-3 चीजें बता रखी हैं। तो आपने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको आपके ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा बेटा खत्म हुआ। अब दूसरा देखते हैं। भारत में पहली बार विमुद्रीकरण, विमुद्रीकरण का मतलब नोटों को बदलने की प्रक्रिया, नोटों को चेंज करने की प्रक्रिया, नोटों को बंद करने की प्रक्रिया विमुद्रीकरण कहलाती है। ये कब हुआ था और इसका प्रथम प्रयास कब किया गया था? तो अगर हम लोग वर्ष देखेंगे तो पहला वर्ष है 1963, दूसरा है 2016, तीसरा है 1956 और चौथा है 1978। पहली बार अगर हम बात करें तो पहली बार विमुद्रीकरण आजाद भारत में जब किया जाएगा तो 1978 में किया जाएगा। कब किया जाएगा? 1978। तो आप ईयर याद रखिएगा। भारत में जो पहली बार आजाद भारत में विमुद्रीकरण होगा वो किस वर्ष होगा? 1978। तो विमुद्रीकरण है क्या? तो आपने बताया नोटों को बदलने और रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विमुद्रीकरण। अगर हम विमुद्रीकरण पर चर्चा करें, विमुद्रीकरण मुद्रा का दोबारा चलन विमुद्रीकरण कहलाता है। अगर हम विमुद्रीकरण के इतिहास को जानने की कोशिश करें तो ये इतिहास बहुत अहम हो जाता है। अभी तक भारत में आपको 3 पहलुओं में विमुद्रीकरण के इतिहास को याद रखना है। सबसे पहला होगा वर्ष 1946 में। कब होगा बेटा? वर्ष 1946 में विमुद्रीकरण। दूसरा जो विमुद्रीकरण होगा बेटा वो होगा वर्ष 1978 में आजाद भारत में पहली बार विमुद्रीकरण होगा। और तीसरा जो अभी अभी रिसेंटली हुआ है वर्ष 2016 में। तो आपको ये 3 डेटें याद रखनी है कि विमुद्रीकरण कब कब होगा। तो पहला 1946 है, और दूसरा बेटा क्या है? 1978, और तीसरा क्या है? 2016। जरा इन पर चर्चा करते हैं एक एक करके कि ये विमुद्रीकरण कब होंगे और इनके पहलू कौन कौन से आपको याद रखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग चर्चा करें, सबसे पहले तो डेट याद रखना है आपको 12 जनवरी, 12 जनवरी 1946। 12 जनवरी 1946 को आपको डेट याद रखनी है। और इस समय आपको पता है भारत आजाद तो होगा नहीं, तो भारत का जो नियंत्रण होगा वो ब्रिटिश सरकार के हाथ में होगा। किसके हाथ में होगा बेटा? ब्रिटिश सरकार के हाथों में भारत का नियंत्रण होगा। पहली बात तो ये याद रखनी है। और ब्रिटिश सरकार के हाथों में होगा। और इस समय जो गवर्नर होंगे आरबीआई के, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। आप नाम याद रखेंगे, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, ये होंगे आरबीआई के गवर्नर। तो पहली बार जो भारत में विमुद्रीकरण होगा वो होगा बेटा 12 जनवरी 1946 को। और बेटा इसमें जो गवर्नर होंगे उनका नाम होगा चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख। और इस विमुद्रीकरण में 500 और 1000 और 10,000, इन 3 नोटों को पूर्णतया क्या कर दिया जाएगा? बंद कर दिया जाएगा। इन 3 करेंसियों को क्या कर दिया जाएगा? बंद कर दिया जाएगा। फिर इसी से रिलेटेड पॉइंट याद रखना है। वर्ष 1954, 1954 में इन नोटों को पुनः चालू कर दिया जाएगा, दोबारा चालू कर दिया जाएगा। जब भारत आजाद हो जाएगा तो इन नोटों को दोबारा फिर से क्या कर दिया जाएगा? चालू कर दिया जाएगा। तो पहली बात आपको 12 जनवरी 1946 का याद रखना है। दूसरे पर चर्चा करते हैं। अगर दूसरे विमुद्रीकरण की बात करें तो वर्ष 1978 में होगा और आजाद भारत का पहला विमुद्रीकरण होगा। और ये किसकी सरकार में होगा? तो उस समय होंगे प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। क्या नाम है बेटा? मोरारजी देसाई। नाम याद रखिएगा, मोरारजी देसाई। गठबंधन की सरकार होगी जनता पार्टी के साथ, मोरारजी देसाई। और जब ये नोटबंदी होगी तो इस नोटबंदी में 2-3 करेंसियों को आउट ऑफ स्टॉक कर दिया जाएगा, 1000, 5000 और 10,000। इस नोटबंदी में कितनी करेंसियों को बंद कर दिया जाएगा? 1000, फिर से बोलेंगे, और फिर 5000 और फिर 10,000। इन 3 नोटों को पूर्णतया क्या कर दिया जाएगा? बंद कर दिया जाएगा। ये दूसरा पॉइंट भी आप इससे रिलेटेड याद रखेंगे। फिर वर्ष आएगा 2000। वर्ष कौन सा आएगा? सन 2000।
और 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 1000 के नोट को, किस नोट को, 1000 के नोट को पुनः चालू कर देंगे। पुनः क्या कर देंगे, चालू कर देंगे। इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी वर्ष 2000 में 1000 के नोट को पुनः चालू कर देंगे, जो कि मोरारजी देसाई द्वारा कब बंद किया गया था, 1978 में बंद कर दिया गया था। ठीक है, फिर आपको तीसरी डेट याद रखनी है, 22 जनवरी 2014। 22 जनवरी 2014 आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई कहेगी कि 2005 के पूर्व के सारे नोट, पूर्व के नोट को आप बैंक से बदला लें, उसकी जगह आप न्यू करेंसी ले लें। तो आप 2014 में 22 जनवरी को सरकार घोषणा करेगी, सरकार नहीं, वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय और साथ ही साथ आरबीआई घोषणा करेगी कि आपके पास यदि 2005 के पहले के नोट हैं तो आप उन नोटों को बदला लीजिए, और उसका एक समय भी निर्धारित कर देगी। तो आपको ये दूसरा पॉइंट भी याद रखना है। अब हम लोग आगे आते हैं तीसरे पॉइंट पर। ये तीनों पॉइंट जैसे बताए जा रहे हैं बेटा वैसे लिख लीजिए, थोड़ा समय लग रहा होगा मानते हैं, अगर आपको बहुत जल्दी पढ़ना है तो डबल की स्पीड करके देख लीजिए, लेकिन पढ़ना बहुत है, ये बात आप समझ लें। तीसरे की अगर बात करेंगे तो तीसरा आप जानते होंगे 8 नवंबर को होगा और 2016 में होगा, और प्राइम मिनिस्टर होंगे नरेंद्र मोदी। कौन होंगे बेटा, नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी क्या करेंगे ये तो आपको पता होगा बेटा, 500 और 1000, 500 और 1000 के नोट को पूर्णतः बंद कर देंगे। इन 500 की जगह नया 500 का नोट आएगा, छोटा होगा, आपने देखा था, और 1000 के नोट के स्थान पर नोट आएगा 2000 का। किसका आएगा, 2000 का। तो 8 नवंबर सन 2016 को नरेंद्र मोदी 5000, 500 और 1000 के नोटों को बंद करेंगे, और 1000 के स्थान पर कौन सा नोट लाएंगे, 2000 का नोट लाएंगे। फिर डेट आएगी 19 मई। कौन सी डेट आएगी बेटा, 19 मई, इससे इस बात खत्म हो जाएगा, 19 मई। और 19 मई में डेट याद रखना 2024, 2024, 2000 के नोट को बंद कर दिया जाएगा। 2000 के नोट को क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। तो ये विमुद्रीकरण के इतिहास को आपको जरूर याद रखना है और इसको ऐसे ही लिख लेना है, ताकि आने वाले समय में प्रश्न जब भी आए तो इस टॉपिक से आए और आप आसानी से करें। ये दूसरा प्रश्न भी हमारा खत्म हुआ। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, तीसरा प्रश्न कहता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले किस नाम से जाना जाता था। तो यदि आपने बैंकों के इतिहास को पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस नाम से जानते। ऑप्शन है पहला कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन है सिंडिकेट बैंक, और चौथा है कैनरा बैंक। तो आपको इतनी देर में सही उत्तर पता लग गया होगा। इसका सही उत्तर होगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम होगा बेटा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस नाम से जाना जाता था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से पहले जाना जाता था। अब अगर हम थोड़े इतिहास में जानने की कोशिश करें कि ये बैंकों के राष्ट्रीयकरण में किस प्रकार की ये भूमिका निभाएंगे और कहां पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण होगा, किस प्रकार होगा, किस वर्ष में होगा, चलिए देखते हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण को पढ़ने से पहले आपको 2-3 चीजें याद होंगी। आपको 3 बैंक हम बता रहे हैं, ईयर याद रखिएगा और बैंकों के नाम याद रखिएगा। पहला याद रखिएगा 1806, दूसरा 1840 और तीसरा 1843। कौन कौन से ईयर याद रखने, 1806, 1840 और 1843। 1806 में अगर आपकी बात करें तो बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना होगी, बैंक ऑफ कलकत्ता, याद रखिएगा। 1806 में किसकी स्थापना होगी, बैंक ऑफ कलकत्ता की। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की, किसकी स्थापना होगी, बैंक ऑफ बॉम्बे की। और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास। तो इन 3 बैंकों की स्थापना होगी। 1846 में बैंक ऑफ कलकत्ता, 1843 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना होगी। क्या इतनी बात समझ में आई।
इन तीनों बैंकों का विलय कर दिया जाएगा, इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया जाएगा। बैंक ऑफ बॉम्बे को मिला दिया जाएगा बैंक ऑफ कलकत्ता में, बैंक ऑफ मद्रास को भी मिला दिया जाएगा बैंक ऑफ कलकत्ता में। तो इन तीनों बैंकों को मर्ज करा जाएगा और मर्ज करने की डेट याद रखिएगा आप, 27 जनवरी 1921। और इन तीनों बैंकों को जब मर्ज कर दिया जाएगा तो इसका नाम पड़ेगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या पड़ेगा बच्चा? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। ये बात याद रखेंगे कि बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास का स्थापना वर्ष याद रखेंगे। इन तीनों बैंकों को मिला दिया गया 27 जनवरी 1921 को, नाम पड़ा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर इस बैंक का होगा राष्ट्रीयकरण, जिसे नेशनलाइजेशन का नाम देते हैं, राष्ट्रीयकरण। और राष्ट्रीयकरण पता है बेटा कब होगा? होगा 1 जुलाई 1955, 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण होगा और इसका नाम पड़ जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या पड़ जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये इसका नाम पड़ जाएगा। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बनने का क्रम है। पहले 3 बैंकों को विलय कर दिया जाएगा और 3 बैंकों के स्थापना वर्ष भी आपको याद रखना है। और विलय के बाद आपको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया मिलेगा और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के बाद आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मिल जाएगा। और अगर हम बात करें कि भैया इसकी स्थापना कब होगी, किस वर्ष किया जाएगा, तो ये बात याद रखिएगा कि कब किया जाएगा, 1 जुलाई 1955। चलिए अब अगले प्रश्न पर हम लोग मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? आपको पहले से पता होगा। ऑप्शन है 11 जुलाई, दूसरा है 2 फरवरी, तीसरा है 5 जून और चौथा है 8 मार्च। 8 मार्च। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा 2 फरवरी। क्या होगा बेटा? 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये जो ऑप्शन लिखे हैं इन तिथियों को भी तो कुछ ना कुछ मनाया जा रहा होगा, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल मनाया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल जनसंख्या दिवस। क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या दिवस। 2 फरवरी को तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस हो ही गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, एनवायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। और 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। तो ये आपको ये 3 दिवस भी याद रखने। अब ये विश्व आर्द्रभूमि है, ये आर्द्रभूमि होती क्या? इन्हें वेटलैंड कहते हैं। आर्द्र भूमि, ये आर्द्रभूमि होती क्या है? चलो उसको समझ लेते हैं। तो आर्द्रभूमि बेटा जहां पर पेड़ पौधों की, जंतुओं की विविधताएं या विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं, जिस स्थान पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु पाए जाते हैं, ऐसी स्थिति को, ऐसे स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? आर्द्रभूमि। तो वह स्थान जहां पर विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के पौधे, कौमा पशु, कौमा जीव जंतु, जीव जंतु पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, ऐसे स्थान को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? आर्द्रभूमि कहते हैं। अब आर्द्रभूमि क्यों बनी? तो आपको पता है ये जो पर्यावरण है, जो पृथ्वी है, वो एक चक्र में गति कर रही है। यदि चक्र से किसी भी चीज को हटा दिया जाए, इसे साइकिल कहते हैं, तो इसका प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी पर पड़ेगा। तो जानकारों का मानना था कि पृथ्वी में चल रही किसी भी चीज में
यदि परिवर्तन होता है तो इसका प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं में पृथ्वी पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो कहा गया कि ये जो जीव जंतु हैं, जो पेड़ पौधे हैं, ये भी तो इस चक्र का भाग हैं। अब इनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, तो इनकी संख्या को बचाने के लिए, इनको संरक्षित करने के लिए आर्द्र भूमियों को घोषित किया जाने लगा, जिसका उद्देश्य पेड़ पौधों, जीव जंतुओं के विभिन्न प्रजातियों को संरक्षित करना था। तो ये आर्द्र भूमि तो समझ में आई। ये आर्द्र भूमि का पहला प्रयास कहां पर किया गया था? तो वर्ष 1971 याद रखेंगे आप। वर्ष 1971 ईरान का नाम सुना होगा। ईरान एशिया में पड़ता है। उसका एक शहर था रामसर। रामसर ईरान का शहर क्या था? रामसर। वहां पर एक सम्मेलन होगा जिसका नाम होगा रामसर कन्वेंशन या रामसर सम्मेलन, और वहीं से यह बता दिया जाएगा कि आने वाले समय में हम लोग किस प्रकार के काम करने वाले हैं आर्द्र भूमियों को संरक्षित रखने के लिए। दलदली स्थान होते हैं आर्द्र भूमि। अब इसके बाद क्या होगा? 1975 से ये सारा याद रखेंगे। 1975 से ये प्रभावी हो जाएगा। क्या प्रभावी हो जाएगा? रामसर प्रभावी हो जाएगा, मतलब कार्य करने लगेगा, प्रभावी हो जाएगा। क्या इतनी बात भी आप याद रखेंगे? इसके बाद जो अगला पॉइंट याद रखना है, 2 फरवरी को होगा बेटा। कब होगा? 2 फरवरी को। यही कारण है कि 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस। दूसरा प्रश्न याद रखना, ये आर्द्र भूमि दिवस कब से मनाया जाने लगा? तो 16वीं वर्षगांठ पर, अपनी 16वीं वर्षगांठ पर 1997 में पहली बार आर्द्र भूमि दिवस मनाने की घोषणा की गई और पहली बार मनाया गया 2 फरवरी 1997 को। यह भी बात आप याद रखें। अब भारत में भी तो आर्द्र भूमियां होंगी, तो आप कहेंगे हाँ भैया भारत में भी आर्द्र भूमियां हैं। तो अभी थोड़े समय पहले की रिपोर्ट के अनुसार अगर देख लें तो ये मार्च के लास्ट में रिपोर्ट आएगी, और ये रिपोर्ट के अनुसार जो होगी भारत में आर्द्र भूमियों की संख्या की बात करें, आर्द्र भूमि ये समय समय पर घटती और बढ़ती रहती है। तो अगर हम बात करें फरवरी 2024 में भारत में आर्द्र भूमियों की संख्या की बात करें तो 82 थी। कितनी थी बेटा? 82 थी। 82 भारत में आर्द्र भूमियां हैं, अलग अलग राज्यों में है। तो आपको याद क्या रखना है? देखिए पढ़ना तो सब है पर अभी इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं। आपको याद क्या रखना है? वर्ष 1981 में, वर्ष 1981 में भारत में 2 आर्द्र भूमियां नामित की जाएंगी। 2 आर्द्र भूमियों का चुनाव किया जाएगा। कौन सी आर्द्र भूमियां होंगी? जो पहली आर्द्र भूमि होगी उसका नाम होगा चिल्का झील। क्या नाम होगा बेटा? चिल्का झील। और आपको पता है ये चिल्का जो झील है ये उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। दूसरा आपको याद रखना है 1981 में जो आएगा उसका नाम होगा केवलादेव। क्या नाम होगा बेटा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान अगर इसकी बात करें तो ये राजस्थान में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? राजस्थान। राजस्थान का एक जिला है भरतपुर। भरतपुर वहां पर आपको एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा। तो आर्द्र भूमि भारत में फरवरी 2024 की रिपोर्ट के अनुसार इनकी संख्या 82 बताई जाती है, और 1981 में चिल्का और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को आर्द्र भूमियों में शामिल किया गया। अगला प्रश्न, अपने आनंद मठ उपन्यास में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल के किस विद्रोह का वर्णन किया गया? बंगाल के किस विद्रोह का वर्णन किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है चौर विद्रोह, दूसरा है सन्यासी विद्रोह, तीसरा है कोल विद्रोह, और चौथा क्या है? संथाल विद्रोह। कौन सा है? संथाल। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर होगा सन्यासी विद्रोह। क्या होगा बेटा? सन्यासी विद्रोह। कौन सा विद्रोह होगा? सन्यासी विद्रोह। अगर सन्यासी विद्रोह की बात करें तो वर्ष 1973 आप याद रखिएगा। वर्ष 1973 सन्यासी विद्रोह के बारे में बता रहे हैं, फिर बचे हुए दोनों के बारे में भी आपको हम बता देंगे। वर्ष याद रखना है बेटा 1973। 1973 में, सॉरी 1773, माफी चाहते हैं, 1773, 1973 नहीं, 1773 में उत्तरी बंगाल, बंगाल के उत्तरी भाग में एक विद्रोह होगा। क्या होगा? विद्रोह होगा। किसके खिलाफ होगा?
ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो विद्रोह होगा, उस विद्रोह का जो नाम पड़ेगा, वो विद्रोह का नाम पड़ेगा सन्यासी विद्रोह। क्या नाम पड़ेगा बेटा? सन्यासी विद्रोह पड़ेगा। और आनंद मठ उपन्यास है। कौन सा उपन्यास है? आनंद मठ उपन्यास। आनंद मठ उपन्यास में बंकिम चंद्र चटर्जी, चट्टोपाध्याय भी कहते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस विद्रोह का वर्णन किया है? तो आप कहेंगे भैया सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया है। और किसने किया है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है। ठीक है, चलो अगला बेटा, इसमें दो विद्रोह और देखेंगे। पहला देखेंगे कोल और दूसरा देखेंगे संथाल। ये भी याद रखना है क्योंकि महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला कौन सा देख रहे हैं? कोल। दूसरा विद्रोह देख रहे हैं कोल विद्रोह। अगर कोल विद्रोह को देखें तो पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि किस वर्ष होगा। तो ये 81 से 83, अगर आपको वर्ष याद रखना है तो 81 से 83। अब कौन सा 81? 1881 से 1883 याद रखना है। 1881 से 1883 में ये होगा विद्रोह। और कहां पर होगा? झारखंड में होगा। कहां पर होगा? झारखंड के क्षेत्र में होगा। और ये जो विद्रोह है ये किसके खिलाफ होगा? तो कोल जनजाति करेगी। कौन करेगी बेटा? कोल जनजाति द्वारा किया जाएगा। किसके खिलाफ? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ यह विद्रोह किया जाएगा। और नाम क्या पड़ेगा बेटा? नाम पड़ेगा बेटा जाकर तुम्हारा कोल विद्रोह। अगला जो विद्रोह हम लोग देखने वाले हैं, उस विद्रोह का नाम है संथाल विद्रोह। क्या नाम है बेटा? संथाल। चलिए ये भी देखते हैं। जब बेटा हम हटा करें तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। अगला है संथाल विद्रोह। कौन सा विद्रोह है? संथाल विद्रोह। अगर संथाल विद्रोह की बात करें तो ये कब घटित होगा? तो 1855 में होगा। कब होगा? 1855 में। स्थान की बात करें तो झारखंड में ही होने वाला है। किसके किसके विद्रोह में होगा? तो संथाल जनजाति, संथाल जनजाति, संथाल जनजाति और ईस्ट इंडिया कंपनी। संथाल जनजाति किसके विरुद्ध करेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी। संथाल जनजाति और इस विद्रोह के दो बड़े नेता हैं। दो बड़े नेताओं के नाम याद रखना। एक का नाम है कान्हा मुर्मू। क्या नाम है बेटा? कान्हा मुर्मू। कान्हा मुर्मू। और दूसरा नाम याद रखना, सिद्धू मुर्मू। सिद्धू मुर्मू। तो इस क्वेश्चन के साथ साथ हमने दो और विद्रोह पढ़ लिए। एक का नाम है कोल और दूसरे का नाम है संथाल। तो ये आपको बात समझ में आ रही होगी। अगला, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। ये जो नारा है या स्लोगन है, ये किसने दिया? विजय विश्व तिरंगा प्यारा। अगर हम बात करें तो इसको देने वाले थे श्यामलाल गुप्ता। कौन थे बेटा? श्यामलाल गुप्ता इसका सही उत्तर होगा। श्यामलाल गुप्ता ने इसे दिया था। और श्यामलाल गुप्ता को पार्षद के नाम से, पार्षद उपनाम के नाम से भी जाना जाता था। भारतीय स्वाधीनता और स्वतंत्रता संग्राम में इनका बहुत योगदान था। और इत्तेफाक की बात क्या है, ये कहां से है? ये कानपुर है। कानपुर के पास एक स्थान है नरवल। क्या है बेटा? नरवल। वहां से इनका संबंध माना जाता है। भूलना नहीं नरवल, क्योंकि आप खुद कानपुर के रहने वाले। हमको तो याद है क्योंकि हमारे मित्र हैं, उनका गांव ही नरवल है। तो उससे हमको पूरा याद है। यहाँ श्यामलाल गुप्ता, जिन्हें पार्षद के नाम से जाना जाता था, इन्होंने विजय विश्व तिरंगा प्यारा नामक स्लोगन दिया। अब ये जो स्लोगन है, इसे कांग्रेस ने एक्सेप्ट करा। कांग्रेस जानते हैं ना, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस ने एक्सेप्ट करा 1938 के अधिवेशन में। कब एक्सेप्ट करा? 1938 के अधिवेशन। साथ ही साथ इन दोनों से संबंधित विनोबा भावे और श्री लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित भी स्लोगन्स को देख लेते हैं। विनोबा भावे ने एक स्लोगन दिया था, नाम याद रखेंगे, जय जगत।
क्या नाम याद रखेंगे? जय जगत स्लोगन किसने दिया था? विनोबा भावे। तीसरा, लाल बहादुर शास्त्री ने क्या स्लोगन दिया था? जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, ये स्लोगन किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री के इसी स्लोगन में श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या जोड़ दिया था? जय विज्ञान। तो जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। जय विज्ञान, ये जो नारा आएगा ये कौन देंगे? श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। तो हमने एक नारा तो देखा ही देखा और साथ ही साथ इन चीजों को भी देखा। राम प्रसाद बिस्मिल के संदर्भ में सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये आपने बहुत अच्छी तरीके से सुन रखा होगा। वीर रस से ओतप्रोत ये जो पंक्तियां हैं ये वास्तविक तौर पर उत्साह का संचार करती हैं। युद्ध और कौशल क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को लोहा मनवाने के लिए इन पंक्तियों को और इन स्लोगनों को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बहुत बढ़ चढ़कर गाया गया। अगला है बेटा, एशियान की स्थापना कब हुई? एशियान ये 10 देशों का संगठन है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? एशियान के नाम से जानते हैं। एशियान की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन है बेटा 8 ऑफ द अगस्त 1967, दूसरा है 7 ऑफ द अप्रैल 1948, थर्ड है 24 ऑफ द अक्टूबर 1945 और चौथा है 8 ऑफ द दिसंबर 1985। ये चार हैं और आपको सही उत्तर पहले से पता होगा क्योंकि हमने उसी में सुधार कर दिया है। बुद्धिमान बालक समझ जाएंगे। भैया ये जो एशियान की स्थापना होगी 8 अगस्त 1967 को होगी। कब होगी बेटा? 8 अगस्त 1967 को। चलो एशियान को समझने की कोशिश करते हैं, 2 मिनट में ये ग्रुप भी खत्म हो जाएगा। तो एशियान, ASEAN, एशियान की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। फुल फॉर्म क्या होगा? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये बात याद रखेंगे। फिर बेटा इस संगठन से संबंधित एक बात और याद रखेंगे, स्थापना। तो स्थापना आप याद रखेंगे 8 ऑफ द अगस्त 1967। प्रश्न ये होगा कि स्थापना होगी कहां? तो स्थापना स्थल की बात करें तो थाईलैंड का नाम सुना होगा। थाईलैंड की जगह है बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसकी क्या की जाएगी? स्थापना की जाएगी। इसका बाद इसका मुख्यालय देखें, हेडक्वार्टर देखें। मुख्यालय की बात करेंगे बच्चा तो मुख्यालय है जकार्ता में। कहां है बेटा? जकार्ता। कहां पर है? जकार्ता में मुख्यालय है इसका। और जकार्ता कहां पड़ेगा? तो आपको पता है इंडोनेशिया का नाम सुना है। यहां से दो कैपिटल भी याद हो जाएंगी कि इंडोनेशिया की जो कैपिटल है बच्चा वो क्या है? जकार्ता है। और बैंकॉक किसकी कैपिटल है? थाईलैंड की है। तो वहां पर इसका क्या है? मुख्यालय है। अब हम अगला देखते हैं, सदस्य देश वर्तमान समय में 10। कितने हैं बेटा? 10 सदस्य देश हैं। किसमें? एशियान में। अब वो 10 कौन कौन से होने वाले हैं तो उन 10 के नाम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखने की कोशिश करें कौन से 10 देश हैं तो सबसे पहले आएगा म्यांमार। क्या आएगा बेटा? म्यांमार। दूसरे देश की बात करें तो आएगा थाईलैंड। कौन सा आएगा? थाईलैंड। तीसरे देश की बात करें तो आएगा बेटा लाओस। चौथे देश की बात करें तो आएगा कंबोडिया। क्या आएगा? कंबोडिया। और पांचवें देश की बात करें तो आएगा वियतनाम। क्या आएगा? वियतनाम। तो ये 5 देश हो गए। अच्छा ये आपको देखने को कहाँ मिलेंगे? तो आपको पता है एशियान, ये पूरा एशिया है। एशिया के बीचों बीच से आप प्लस बना दें अगर तो आप ध्यान से देखेंगे ये वाली दिशा हो गई साउथ और ये हो गई ईस्ट। एशिया के साउथ ईस्ट में ये कंट्री दिख रही है। ये इन कंट्रियों के समूह को ही हम लोगों ने किस नाम से जाना है?
एशियान के नाम से जाना है। आप एटलस खोलकर रखेंगे और जितनी कंट्री हम दिखा रहे हैं वो आप देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो हमने अभी तक कितनी कंट्री लिखी बेटा? 5 कंट्री लिखी है। चलो आगे देखते हैं। फिर अगली कौन सी आएगी? छठे नंबर पर आएगी मलेशिया। पूछ के रूप में आपको दिखेगा मलेशिया। 7वें नंबर पर आपको दिखेगा सिंगापुर। क्या दिखेगा? सिंगापुर। 8वें नंबर पर आपको दिखेगा इंडोनेशिया। क्या दिखेगा बच्चा? इंडोनेशिया। अब 2 कंट्री और बच रही हैं, 9वीं और 10वीं। तो 9वें नंबर पर आपको दिखेगा ब्रुनेई। क्या है बेटा? ब्रुनेई। और 10वें नंबर पर आपको दिखेगा फिलीपींस। क्या दिखेगा? फिलीपींस। क्या दिखेगा? फिलीपींस। तो एशियान में सदस्यों की संख्या कितनी बता दी? 10। तो ये एशियान पूरी तरीके से खत्म हो गया। देखिए मैप अगर आप देखेंगे तो आपको चीजें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी, और मैप नहीं देखेंगे परेशान हो जाएंगे। तो मैप को देखते देखते याद करेंगे, राजधानी भी याद होगी और डाटा भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान भोपाल, नागपुर, नासिक और रुड़की। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रुड़की। रुड़की कहाँ पड़ेगा? तो रुड़की पड़ेगा उत्तराखंड में। कहाँ पड़ेगा? उत्तराखंड में पड़ेगा। तो केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? रुड़की, उत्तराखंड में। अब आ गए हैं तो 2 4 5 याद भी करते हैं, कम से कम 5 तो याद ही कर लें। तो सबसे पहले आपको केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये जो बताए जाएंगे सारे मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए जाएंगे। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, पहला तो आपको ये याद रखना है। और इसकी जगह बता दी जाए तो ये है कटक में। कहां पर है? कटक में। और कटक कहां पड़ता है? उड़ीसा में। इस बात को याद रखना। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां है? कटक, उड़ीसा। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय चावल अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, चावल अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये मनीला में है। कहां पर है? मनीला में। और मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस की। तो देख रहे हैं आप लोग, राजधानी भी याद करते चल रहे हैं हम लोग। फिलीपींस की राजधानी मनीला में। तीसरा अगर आपको याद रखना है, गन्ना प्रजनन केंद्र। क्या याद रखना है? गन्ना प्रजनन केंद्र। क्या याद रखना है बेटा? गन्ना प्रजनन केंद्र। ये याद रखेंगे कोयम्बटूर में। कहां पर है? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर। और प्रश्न ये उठता है कोयम्बटूर कहां पर है? तो तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में। तो ये 3 आप याद रखेंगे, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, गन्ना प्रजनन केंद्र और केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, जो कि रुड़की। और रुड़की की बात करें तो कहां पर है? उत्तराखंड में। अगला, आंसू का पीएच मान कितना होता है? आंसू का पीएच मान कितना होता है? अच्छा, पीएच मान क्या होते हैं? अम्लीयता और क्षारीयता को इंगित करने वालों को जब एक पैमाने पर रखा जाता है तो उसे पीएच मान कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पीएच मान के नाम से जानते हैं। आपने पीएच स्केल का नाम तो सुना होगा, नहीं सुना है तो 1 मिनट में अभी देख भी लेते हैं कि पीएच स्केल क्या होता है। एक स्केल होता है ऐसे, जिसमें 0 से 14 तक के अंक होते हैं। 0 से 14 तक के अंक होते हैं। ये जो 7 होता है ये होता है उदासीन, न्यूट्रल। और जब इधर बढ़ते चले जाएंगे तो अम्लीयता अम्लीयता बढ़ती चली जाएगी। मतलब इधर वाला जो 7 से 0 से 7 के बीच में है वो अम्ल है। क्या है बेटा? अम्ल, मतलब एसिड है। एसिड है। और जो 7 से 14 के बीच में, 7 तो उदासीन हो गया, 7 से 14 के बीच में आप ऐसे बढ़ते जाएंगे तो क्या बढ़ती जाएगी? क्षारीयता बढ़ती जाएगी। तो एक छोटी सी बात समझ में आ गई, ये क्या है? क्षार है। क्षार को हम लोग क्या कहते हैं? बेस। क्या कहते हैं? बेस। तो ये बात तो समझ में आ गई कि अम्लीयता और क्षारीयता को दर्शाने वाले स्केल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पीएच स्केल के नाम से जानते हैं। तो आंसू के पीएच की अगर बात करें तो आंसू का जो पीएच है बेटा वो हमारा आएगा 7.4। क्या आएगा बेटा?
7.4 इसका सही उत्तर होगा। आंसू का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7.4। और आपको पता है नींबू स्वाद में खट्टा होता है, तो नींबू का भी पीएच मान देख लें, नींबू लेमन को, ये 2.4 के करीब होता है। कितना होता है? 2.4 के करीब होता है। दूसरा आपको सिरके का भी याद रखना है। सिरका, सिरका के पीएच मान को देख लें तो अप्रोक्सीमेटली औसतन बताया जा रहा है ये 3 के करीब होता है। कितना होता है? 3। फिर आप इसको बाद रक्त को भी याद रख लेंगे। रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। कितना होता है? 7.4। फिर आप पानी को भी याद रख लेंगे, तो पानी का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, उदासीन यानी न्यूट्रल की कैटेगरी में आता है। अब अगला दूध देख लेते हैं। दूध का पीएच मान 6.2, कहीं कहीं 6.4 भी आपको देखने को मिलेगा, तो आपको ये पीएच मान भी 3, 4, 5 याद रखें। तो जो उदासीन होता है वो कितना होता है, तो वो भी बता दिया, और 2, 4, 5 आपको पीएच मान हमने और भी बताया। अगला देखते हैं। नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी? तो अगर इन पुस्तक के लेखक की बात करें, चार्ल्स डार्विन, लैमार्क, ह्यूगो डी बीच, और फिर कौन सा है? चार्ल्स डिंकेस। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर होगा चार्ल्स डार्विन। किसने लिखी बेटा? चार्ल्स डार्विन। लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पुस्तक है आपकी। चलिए आगे देखते हैं। दो निकायों के बीच उष्मा, उष्मा का मतलब हीट, उष्मा, उष्मा का मतलब क्या होता है? हीट होता है बेटा। उष्मा का मतलब क्या होता है? हीट होता है। हीट के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है हीट। तो एक बात याद रखिएगा, हीट कब फ्लो होगी? जब जब निकायों का, निकायों का मतलब ऑब्जेक्ट का जिसमें हीट स्टोर्ड है, निकायों का तापमान, टेम्परेचर अलग अलग हो। जब निकायों का जो तापमान है वो अलग अलग होता है, क्या होता है? अलग अलग होता है, तब ऊष्मा का प्रवाह होता है। तब ऊष्मा का प्रवाह होता है, इस बात को याद रखना। अब ये तो पता लग गया कि जब तापमान अलग अलग है तब ऊष्मा का प्रवाह होगा, और ऊष्मा का प्रवाह कहां से कहां होगा? तो इस पॉइंट को भी याद रखना, उच्च ताप से, उच्च ताप, हाई टेम्परेचर, उच्च ताप से ऊष्मा का प्रवाह कहां होता है? निम्न ताप की ओर होता है, और तब तक होता रहता है जब तक दोनों की ऊष्मा यानी हीट बराबर नहीं हो जाती। जैसे इधर 100 है टेम्परेचर और इधर 70 है। कितना है? 70। तो अब हाई हीट से लो हीट की तरफ जाएंगे, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ तब तक जाएंगे जब तक बराबर ना आ जाए। तो इधर 100 था और इधर 70 था, 70 नहीं 80 समझ लें, ताकि जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाए। 80 हो गया, तो 100 और 80 कितना हो गया? 180। 180 में 90 90, जब तक दोनों में 90 90 नहीं आ जाएगा तब तक ये हीट का फ्लो यानी ऊष्मा का प्रवाह होता रहेगा। तो क्या कह रहे हैं? दो निकायों के बीच ऊष्मा का प्रवाह किस दिशा पर निर्भर करता है? तो बेटा ऊष्मा उनकी अपनी, उनके अपने अपने तापमान पे, उनका तापमान डिसाइड करेगा कि भैया ऊष्मा का प्रवाह होगा कि नहीं। अगर दोनों का तापमान बराबर है तो ऊष्मा का प्रवाह नहीं होगा दो ऑब्जेक्ट का, लेकिन अगर एक का ज्यादा है एक का कम है तो ज्यादा वाले से हीट जाएगी किसकी तरफ बेटा? कम वाले की तरफ। ये 11वां क्वेश्चन भी हो गया। 12वां, परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम तथा यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है, और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत, मतलब बताने की प्रयास कर रहा है हमसे कि भैया दो प्रकार के बम है, अत्यधिक विनाशकारी बम है। एक का नाम है तुम्हारा जाकर परमाणु बम, कौन सा है? परमाणु बम। और दूसरे का नाम है हाइड्रोजन बम। क्या नाम है? हाइड्रोजन बम। ये दो बम हैं, दोनों खतरनाक हैं। जो परमाणु बम है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो नाभिकीय विखंडन। किस पर बेटा? नाभिकीय विखंडन। ये क्या होता है? जब न्यूक्लियस पर, किस पर बेटा? न्यूक्लियस पर न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है, तो एक न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है, अन्य न्यूक्लियस में टूट जाता है। तो टूटने वाली जो प्रक्रिया है वो नाभिकीय विखंडन, विखंडन का मतलब टूटना होता है। जब टूट रहा है तो क्या रिलीज होगी? एनर्जी, और वही एनर्जी क्या बन जाएगी? परमाणु बम के रूप में विस्फोट का कारण बनेगी। तो जब नाभिक टूटता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। और नाभिकीय विखंडन किसमें होती है? तो कहेंगे परमाणु बम में होती है। हाइड्रोजन बम में क्या होता है?
तो हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन होता है। संलयन का मतलब मिलना, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। किसकी प्रक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन। संलयन का मतलब मिलना। जब दो या दो से ज्यादा या एक से ज्यादा नाभिकों को मिलाया जाएगा तब भी एनर्जी रिलीज होगी, और वो जो एनर्जी रिलीज होगी वो कौन से बम को बनाने में सहायक होगी? हाइड्रोजन बम। अब प्रश्न ये उठता है दोनों में खतरनाक कौन है? तो सबसे ज्यादा खतरनाक हाइड्रोजन बम है। परमाणु बम की तुलना में 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है लगभग। कौन सा बम? हाइड्रोजन बम। और आपको पता है हिरोशिमा और नागासाकी दो शहरों पर परमाणु बम गिराया गया था, ये भी बात याद रखिएगा। अभी तक जो परमाणु हमला हुआ है, परमाणु हमला द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया था। कब किया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया था। जापान के दो शहर थे। जापान के कितने शहर थे? दो। पहले का नाम था हिरोशिमा। क्या नाम था बेटा? हिरोशिमा। और दूसरे का नाम था नागासाकी। नागासाकी। इन पर यूएसए ने, किसने बेटा? यूएसए ने परमाणु बम से हमला करा था। डेट अगर याद रखनी हो तो 6 अगस्त 1945, 1945, और 9 अगस्त 1945, ये दो डेट याद रखना। इन दो डेटों पर परमाणु बम से हमला किया गया था। ठीक है। अब प्रश्न पर आ जाते हैं दोबारा लौटकर। कहता है परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत है नाभिकीय विखंडन। तो हाइड्रोजन बम का क्या है? तो नाभिकीय संलयन ऑप्शन देख ले। तो नाभिकीय संलयन एक है। तो ड्यूटेरियम, क्या बोला बेटा? ड्यूटेरियम। अब प्रश्न ये उठता है कि भैया ये भी तो बताते चलो कि ड्यूटेरियम क्या है। तो पहले ये समझ ले कि ये जो हमारा उत्तर आएगा, ये उत्तर आएगा ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। क्या आएगा बेटा? ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। किसका नाभिकीय संलयन? ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन इसका सही उत्तर होगा। अब ये ड्यूटेरियम है क्या? तो ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है। क्या है बेटा? हाइड्रोजन का क्या है? समस्थानिक। अब ये समस्थानिक क्या होते हैं? तो सबसे पहले 2 मिनट में समझा दे रहे हैं। समस्थानिक। और दूसरा होता है संभारी। क्या होता है? संभारी। ऐसे ही नोट करेंगे जैसे करा जा रहा है, संभारी। ठीक है। जब बेटा बीच में हटते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जल्दी हो जाएगा। समस्थानिक क्या होते हैं? जिनके परमाणु क्रमांक, जिनके परमाणु क्रमांक समान हो। परमाणु क्रमांक क्या हो बेटा? समान हो। और परमाणु भार भिन्न भिन्न हो। और परमाणु भार भिन्न भिन्न हो। भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग हो। ऐसे तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? समस्थानिक कहते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक अगर याद कर पाओ, याद कर लो। कौन कौन से? 1H1, 1H1, दूसरा 1H2, और तीसरा है 1H3। देखिए ये परमाणु क्रमांक सबके समान है, ध्यान से देखिए, 111। और परमाणु भार सबके क्या है? अलग अलग है। अब इनके नाम देख लेते हैं। 1H1 को कहते हैं प्रोटियम। प्रोटियम। क्या कहते हैं? प्रोटियम। 1H2 को कहते हैं ड्यूटीरियम। क्या कहते हैं? ड्यूटीरियम। और 1H3 को क्या कहते हैं? टाइट्रियम। क्या कहते हैं? टाइट्रियम। क्या कहते हैं? टाइट्रियम। क्या कहते हैं बच्चा? टाइट्रियम। इस बात को याद रखना। ये जो ड्यूटीरियम है, इसी से, जैसे आपने वाटर का फॉर्मूला सुना है H2O। क्या सुना है? H2O। ठीक है। अब H2O के अगर परमाणु भार की बात करें तो 18 होता है। कितना होता है? 18। कैसे? ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, और 16 और 2, 2 हाइड्रोजन है तो 18 हो गया। लेकिन ड्यूटीरियम से बनता है D2O। D2O, इसे भारी जल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? भारी जल। रिएक्टरों में इसका प्रयोग किया जाता है, ये बात याद रखिएगा। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु भार माफी चाहते हैं 20 होता है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक देख लिए, 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और टाइट्रियम। ये याद रखना है। कार्बन के भी 3 होते हैं, आपको पता होगा।
ये 3 होते हैं, इनको भी याद रखिएगा। पहला होगा 6C12, दूसरा होगा 6C13 और ये तीसरा होगा 6C14। तो हम लोगों ने समस्थानिक को देख लिया। समस्थानिक क्या होते हैं? जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु भार क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। इतनी बात आप लोग याद रखिएगा, तो आपको चीजें क्या रहेंगी? आसान रहेंगी और याद तो करना ही है बेटा, ठीक है। अच्छा, समस्थानिक से रिलेटेड 2 पॉइंट आप और याद रख सकते हैं अगर आपको याद करने में कोई तकलीफ नहीं है। पहला, सब सर्वाधिक समस्थानिक, सर्वाधिक समस्थानिक, समस्थानिक वाला जो तत्व है, वाला तत्व है, उसका नाम है पोलोनियम। क्या नाम है? पोलोनियम। फिर से बोलिएगा, पोलोनियम, जिसके लगभग 42 समस्थानिक हैं। कितने हैं? 42, 42 समस्थानिक। दूसरा एक और याद रखिएगा, सबसे भारी समस्थानिक, सबसे भारी समस्थानिक, समस्थानिक शीशे का है। किसके है? शीशे का, लेड यानी पीबी का है। और कौन सा है? इस बात को भी याद रखिएगा, PB208, PB208, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला, समभारी क्या होता है। समभारी, नाम से समझ में आ रहा होगा, समान भार, जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग, परमाणु क्रमांक अलग अलग, परमाणु क्रमांक क्या होंगे? अलग अलग, लेकिन परमाणु भार समान होते हैं। जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? अलग अलग, लेकिन परमाणु भार क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या कहलाते हैं? समभारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समभारी। ठीक है, नोट कर लो लल्ला, नोट कर लो। समभारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समभारी। उदाहरण के तौर पर आपने सुना होगा आर्गन। क्या सुना है? आर्गन। अगर आर्गन को देखेंगे, फिर अगला है पोटेशियम। कौन सा है? पोटेशियम। और तीसरा कौन सा है? कैल्शियम। तो ये 3 तत्व हैं जिनके परमाणु भार क्या है? समान है। और परमाणु क्रमांक क्या है बेटा? अलग अलग हैं। क्या कहलाते हैं? समभारी कहलाते हैं। अच्छा, अब इनके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार तो लिखें। परमाणु भार 40 40 40 लिख लेना। आर्गन का 18 होता है, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20। तो ध्यान से देखेंगे, परमाणु क्रमांक अलग अलग है, लेकिन परमाणु भार क्या है? समान है। क्या कहलाते हैं? समभारी कहलाते हैं। तो ये हमारा ये वाला जो क्वेश्चन था, ये भी बता दिया गया। तो ड्यूटेरियम का भी आपको समझ में आ गया कि ड्यूटेरियम है क्या, और नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन नहीं बता दिया। बहुत ध्यान से पढ़ना लल्ला, एक एक चीजों को लिखते रहना। अगला, प्रकाश की प्रकृति कैसी है? प्रकाश जब गमन करता है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी है? तो प्रकाश की तरंग, वेव और पार्टिकल, दोनों फॉर्म में जो प्रकाश है वो गमन करता है। ये इसका क्या हो जाएगा बेटा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पदार्थ एक ना चिपकने गले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है ताकि चीजें चपके ना? तो बेटा, जब आप नॉन स्टिकी पेन खरीदते हैं जिसमें चिपके ना चीजें, तो उसके ऊपर लेयरिंग करी जाती है। वो लेयरिंग किसकी होती है? टेफ्लॉन की होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? टेफ्लॉन। बर्तन पर चीजों को ना चिपकने के लिए एक पदार्थ होता है केमिस्ट्री में, उसकी लेयरिंग करी जाती है, नाम है टेफ्लॉन। क्या नाम है बेटा? टेफ्लॉन। चलो, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय आपने कहीं ना कहीं जरूर सुन रखा होगा। तो अगर इसकी स्थिति की बात करें, तो अभी इसका पुनरुद्धार हुआ है। पहली बात तो ये नालंदा विश्वविद्यालय है कहाँ पर, उस पर चर्चा कर लेते हैं। अगर नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें बेटा, तो ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ये है बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में। एक और इतिहास में आपने सुन रखा होगा तक्षशिला, तो पाकिस्तान, ये बिहार में है। बिहार का एक जिला है नालंदा, वहीं पर नालंदा विश्वविद्यालय पहले हुआ करता था। अब इसका जब नष्ट हो गया, नष्ट होने के बाद दोबारा इसका पुनरुद्धार कराया गया, मतलब इसको दोबारा निर्माण कराया गया। अब तो यहाँ एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी खोल दी गई है बेटा। इसको जो नष्ट करने का काम किया था 1193 में किया गया था।
कब किया गया था? 1193 में। और तुर्की ने किया था, एक तुर्की था उसने किया था। अब किसने किया था? तो उसका नाम था बख्तियार खिलजी। क्या नाम था बेटा? बख्तियार खिलजी ने किया था। अच्छा, क्यों किया था? उसके पीछे के भी बहुत सारी किंवदंतियां हैं और बहुत सारे कारण हैं। आपको बस इतनी बात याद रखनी है, 1193 में किया गया था, एक मुस्लिम के द्वारा किया गया था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। मोहम्मद बिन बख्तियार इसका सही उत्तर हो जाएगा अगर उत्तर पर चर्चा करेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मोहम्मद बिन बख्तियार द्वारा किया गया था। और किए जाने का कारण क्या था? यहाँ पर बहुत सारे धर्मों की शिक्षा दी जाती थी और उसमें से सबसे ज्यादा जो धर्म की प्रधानता थी, बौद्ध धर्म की प्रधानता थी। बौद्ध धर्म की बहुत शिक्षा दी जाती थी और ये चाहता था कि यहाँ पर मुस्लिम धर्म की शिक्षा दी जाए। यहाँ के धर्म गुरुओं ने और विद्वानों ने मना कर दिया कि सभी को बराबर नजरिए से देखा जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो गुस्साए मोहम्मद बिन बख्तियार या बख्तियार खिलजी ने माफी चाहते हैं, बख्तियार, ठीक है, बख्तियार खिलजी सही है। बख्तियार खिलजी ने यहाँ पर क्या कर दिया? हमला कर दिया। इसके अलग अलग नाम मिलते हैं, जब आप अलग अलग किताबें पढ़ेंगे, आप 1100 और 1200 के बीच में इतिहासकारों द्वारा लिखी किताबों को पढ़ेंगे तो अलग अलग नामों पर चर्चा की जाएगी। अगला 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? 1928 में एक सत्याग्रह हुआ था, एक जन आंदोलन था, किसानों के द्वारा किया गया था। उसका नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन देख लें, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिपिन चंद्र पाल और अंतिम है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या सही उत्तर होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का क्या किया था? नेतृत्व किया था। तो चलिए देख लेते हैं, इससे संबंधित कुछ आंकड़ों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो बारदोली है, बारडोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह की अगर बात करेंगे तो वर्ष 1928 में होगा। कहां पर होगा? गुजरात में एक स्थान का नाम है बारदोली, जगह का नाम है बारदोली। बारदोली में किया जाएगा। कारण क्या था? फसल नष्ट हो गई थी, अकाल पड़ गया था। तो बारदोली यानी गुजरात की जो जनता थी, बारदोली की जो रहने वाले किसान थे, उनके पास टैक्स देने के लिए पैसा नहीं बचा था और ईस्ट इंडिया कंपनी बार बार टैक्स की मांग कर रही थी। तो महात्मा गांधी के कहने पर इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथों में आया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन का नेतृत्व करा और लोगों को राहत दिलाई, वहां के किसानों को राहत दिलाई। तो वहां की जो महिलाएं थी, बारदोली की जो क्या थी बेटा? महिलाएं थी। उन महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को किस उपाधि से नवाजा? सरदार की उपाधि से नवाजा। और सरदार का मतलब होता है नेता। क्या होता है बेटा? नेता। इस बात को भी याद रखेंगे, 1928 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम तो आपने सुना होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। गुजरात से संबंध होगा, ये तो आपको पता ही है, गुजरात से संबंधित होंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक अन्य नाम है लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष कहा जाता है। इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दो उपाधियां याद रखना, भारत का बिस्मार्क। अच्छा, ये बिस्मार्क कौन था? तो बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से था। कहां से था? जर्मनी से। जब जर्मनी 50 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था तो उन राज्यों को एक करके एकीकृत जर्मनी बनाने का कार्य किया था बिस्मार्क ने। ठीक उसी प्रकार भारत जब आजाद हुआ तो छोटी छोटी इकाइयों में बटा हुआ था, जिसमें से 562 रियासतें हुआ करती थी और 11 ब्रिटिश प्रांत थे। इन सभी प्रांतों को विलय कराया, मिलाया, अखंड भारत का निर्माण करा और निर्माण करने का श्रेय किसे जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसी वजह से इन्हें भारत का बिस्मार्क कहते हैं। जो काम बिस्मार्क ने जर्मनी में रहकर करा, वही काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहां पर रहकर किया? भारत में रहकर। इनकी एक प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या नाम है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता की प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। अब ये कहां पर है? तो गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 182 मीटर है। कितने मीटर है? 182 मीटर इसकी क्या है बेटा? ऊंचाई है। तो ये आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड 2-3 पॉइंट याद रखने हैं।
देश के पहले गृह मंत्री, ये भी याद रखना है, देश के पहले जो गृह मंत्री थे वो कौन थे बेटा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने सोमनाथ मंदिर का भी पुनरुद्धार करवाया था। सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर में बहुत सारा धन एकत्र करवाकर उसका पुनरुद्धार करवाया था। जो सोमनाथ मंदिर है ये गुजरात में है, इस बात को भी आप याद रखें। कहाँ पर है? गुजरात में है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल से 2 4 5 पॉइंट आप और याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स फर्स्ट द्वारा जहांगीर शाही दरबार में राजदूत के रूप में कौन आया? मतलब इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट ने अपना जो पत्र लेकर भेजा था वो किसको लेकर भेजा था, किसको दिया था कि पत्र जाकर पढ़ना? तो ये दिया गया था कैप्टन विलियम्स हॉकिंस। किसे दिया गया था? कैप्टन विलियम हॉकिंस। इस बात को याद रखना। ये अकबर के नाम का पत्र लेकर आया था, लेकिन जब तक पहुंचा तब तक अकबर की मृत्यु हो गई थी और अकबर की गद्दी पर कौन बैठ गया था? जहांगीर बैठ गया था। इस वजह से जब वहां पहुंचा तो बहुत लंबे समय तक ये यहाँ पर रहा। कहाँ पर रहा? भारत में रहा। और इसे इंग्लिश खां, किसकी उपाधि से नवाजा गया? इंग्लिश खां या अंग्रेज खां की उपाधि से नवाजा गया था। और इसे जहांगीर के दरबार में मनसब भी दिया गया था। मनसब रैंक को कहा जाता है, जहांगीर के दरबार में मनसब भी दिया गया था। नाम क्या था बेटा? तो नाम याद रखिएगा आप लोग, जॉन हॉकिंस या कैप्टन विलियम हॉकिंस। चलिए अगला प्रश्न देखिए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, और अगर हम लोग तीसरे ऑप्शन की बात करेंगे तो होगा राम मनोहर लोहिया, चौथे ऑप्शन की बात करेंगे आचार्य नरेंद्र देव। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन आपके सामने ये दोनों लिखे हुए हैं। तो आपको याद रखना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी बेटा? सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इतनी बात को आप लोग याद रखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो चलिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की अगर बात करें तो डेट तो याद रखनी ही है आपको कि किस डेट को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होगी। तो डेट आप लोग याद रखेंगे 3 मई 1939। 3 मई 1939 कब स्थापना होगी बेटा? 3 मई 1939। चलो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना देख लेते हैं कब होगी। माफी चाहते हैं, जरा एक सेकेंड बेटा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होगी 3 मई 1939। ये एक संगठन होगा, क्रांतिकारी संगठन होगा, इस बात को भी आप याद रखिएगा। और इस संगठन को जो बनाने का श्रेय है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जाता है। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित कुछ चीजों को याद रखें। नेताजी की बात करेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। देश की आजादी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ऐसा योगदान है, ऐसा योगदान है कि इस योगदान को शब्दों में बयां तो किया ही नहीं जा सकता है। अगर हम लोग सोचें कि हम लोग शब्दों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस योगदान को समझ लेंगे तो ये हमारी भूल है। अगर हम बात करें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ होगा, तो जन्म स्थान होगा कटक। कहाँ होगा? कटक। और कटक को तो अभी आपने को देखा था, कटक उड़ीसा। कटक उड़ीसा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या होगा? जन्म होगा। डेट याद रखना 23 ऑफ द जनवरी 1887। 1887। ये जो नेताजी की उपाधि थी, ये जो नेताजी की उपाधि थी, इस बात को याद रखिएगा कि जो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि थी वर्ष 1943 में जर्मनी में भारतीय सैनिकों द्वारा दी गई थी। जर्मनी में भारतीय सैनिकों द्वारा दी गई थी। भारतीय सैनिकों द्वारा दी गई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बहुत लंबे समय तक
देश के स्वाधीनता आंदोलनों में अपना योगदान देते रहे। वर्ष याद रखिएगा 1938 और 1939। 1938 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे और जो कांग्रेस का अधिवेशन होगा वो होगा हरिपुरा में। और 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस का अधिवेशन होगा और वहां पर भी ये अध्यक्ष के रूप में आएंगे। लेकिन गांधी जी से इनके मतभेद हो जाएंगे, जिस मतभेद के चलते 1939 में अपने पद को छोड़ देंगे, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे और इस्तीफा देने के बाद इसका गठन करेंगे। 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक नामक ऑर्गेनाइजेशन का गठन करेंगे। फिर 1943 में ये आजाद हिंद फौज का भाग बन जाएंगे। किसका बन जाएंगे? आजाद हिंद फौज, जिसे इंडियन नेशनल आर्मी भी कह सकते हैं या इंडियन आर्मी भी कह सकते हैं। आजाद हिंद फौज का ये भाग बन जाएंगे और ऐसा कहा जाता है कि 1945 में विमान दुर्घटना में इनकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। विमान दुर्घटना में इनकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। इनकी जो आत्मकथा है द इंडिया स्ट्रगल, इस बात को भी याद रखना, इनकी जो एक आत्मकथा है इंडिया स्ट्रगल, इंडिया स्ट्रगल, इनकी क्या है बेटा? आत्मकथा है। क्या है बेटा? आत्मकथा का नाम क्या है? इंडिया स्ट्रगल। ठीक है, इतनी बात आपको याद रहेगी। तो सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा से रिलेटेड देख लिया। और सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी? महात्मा की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। सिंगापुर में रेडियो के प्रसारण के दौरान उन्होंने राष्ट्रपिता, माफी चाहते हैं, राष्ट्रपिता कहा था महात्मा ने। राष्ट्रपिता क्या कहा था? राष्ट्रपिता। क्या कहा था? राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अगला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में की कोई समुद्री सीमा नहीं है? किस भारतीय राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं? तो सबसे पहले भारतीय राज्यों को देख लो ताकि समझ में आ जाए। यहां पर आपको देखने को मिलेगा गुजरात। गुजरात के बाद नीचे आओगे महाराष्ट्र, समुद्री सीमा का मतलब पानी से नहीं टच होते। महाराष्ट्र के नीचे आओगे गोवा, गोवा के नीचे आओगे कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे आओगे केरल, केरल के नीचे आओगे तमिलनाडु, तमिलनाडु से ऊपर जैसे ही बढ़ोगे यहाँ पर देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद आगे बढ़ोगे तो मिलेगा उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद आगे बढ़ोगे तो मिलेगा वेस्ट बंगाल। क्या मिलेगा? वेस्ट बंगाल। तो भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी समुद्री सीमा है। कितने राज्य हैं? 9 राज्य। एक तरफ से देखेंगे, हम लिख रहे हैं। अगर हम बात करें पश्चिमी क्षेत्र में तो गुजरात है पश्चिमी तट पर, गुजरात के बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद गोवा है, गोवा के बाद कर्नाटक आएगा और कर्नाटक के बाद केरल आएगा। ये पश्चिमी तट पर हैं भारत के 5 राज्य जिनकी समुद्री सीमा है। अब बचे हुए 4 राज्यों को और देख लें। तो अगर हम ऊपर से आएंगे तो पश्चिम बंगाल आपको देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद नीचे आएंगे तो आपको ओडिशा, ओडिशा देखने को मिलेगा। ओडिशा से फिर आप नीचे बढ़ेंगे तो आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा और आंध्र प्रदेश के नीचे आएंगे तो तमिलनाडु। तो ये भारतीय राज्य हैं 9 जिनकी समुद्री सीमा किससे टच होती है? तो इनकी समुद्री सीमा टच होती है बेटा समुद्र से। तो गुजरात की है, बिल्कुल है। गोवा की है, बिल्कुल है। महाराष्ट्र की है, बिल्कुल है। राजस्थान की नहीं है। तो राजस्थान की कोई समुद्री सीमा नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। 2 पॉइंट और याद रखिएगा। सबसे लंबी जो समुद्री सीमा है, सबसे लंबी जो समुद्री सीमा है वो है गुजरात की। लिख लेना बेटा, गुजरात की समुद्री सीमा सबसे लंबी समुद्री सीमा है। दूसरे नंबर पर जो सबसे लंबी समुद्री सीमा आती है वो आंध्र प्रदेश की आती है, सेकंड नंबर पर। और सबसे छोटी जो आती है वो आती है गोवा की, लगभग 161 किलोमीटर, सबसे छोटी। तो सबसे लंबी समुद्री सीमा गुजरात की, सबसे छोटी गोवा की, और दूसरे नंबर पर किसकी आती है? आंध्र प्रदेश की समुद्री सीमा आती है। इस बात को याद रखें। और आज के अंतिम प्रश्न पर बढ़ते हैं। ऑपरेशन पोलो के तहत किस राज्य को भारत में शामिल किया गया? राज्य से ज्यादा बेहतर आप यहाँ पर लिख लेंगे हैदराबाद लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? हैदराबाद। इसका ज्यादा सही उत्तर हो जाएगा। किसे शामिल किया गया? हैदराबाद। हैदराबाद नाम से ही समझ में आ रहा होगा कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन पोलो। अब पेपर से आपको 4 से 5 ऑपरेशन याद रखने। ये 4 से जो 5 ऑपरेशन हैं ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और पेपर में घुमा फिरा के बेटा कभी ना कभी आपको ये
देखने को मिल ही जाते हैं कि ये फलाना जो ऑपरेशन है ये किससे संबंधित है। ऑपरेशन विजय का नाम आपने कई बार सुन रखा होगा। ऑपरेशन विजय का संबंध किससे है, ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है। तो सबसे पहले हम 5 ऑपरेशन लिखेंगे और उन ऑपरेशन को आपको याद रखना है। सबसे पहला है ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो। दूसरा है ऑपरेशन विजय, विजय। तीसरा फिर से है ऑपरेशन विजय। चौथा है ऑपरेशन मेघदूत, मेघदूत। और पांचवा है ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो ये 5 ऑपरेशंस आपको याद रखने हैं, जिसमें से सबसे पहला ऑपरेशन हमने आपको बताया ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के बाद हमने आपको 2 ऑपरेशन विजय बताए हैं, फिर ऑपरेशन मेघदूत भी बता दिया है। और इसी के बाद ये पांचों ऑपरेशन आपको याद रखने, क्योंकि पेपर में इनसे प्रश्न जरूर आता है। ऑपरेशन पोलो की विषय में बात करें तो वर्ष 1948 में है। इसी ऑपरेशन के थ्रू हैदराबाद का विलय किया गया था, हैदराबाद को भारत में जोड़ा गया था। सेना के द्वारा यह ऑपरेशन चलाया गया था वर्ष 1948 में। पहला जो ऑपरेशन विजय है, इसमें 2 ऑपरेशन है। एक ऑपरेशन विजय गोवा से आएगा, जो कि 1961 में होगा। 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद कराया जाएगा, पुर्तगालियों को खदेड़ दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा। और इसके बाद 19 दिसंबर 1961 को गोवा को, किसको बेटा, गोवा को भारत में शामिल कर लिया जाएगा। यही कारण है कि 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ऑपरेशन विजय का जो अगला है उसका संबंध 1999 से है, कारगिल वॉर से। किससे है बेटा, कारगिल युद्ध से है। किससे है, कारगिल युद्ध से है। फिर ऑपरेशन मेघदूत का संबंध 1984 में है। ये क्या था, पाकिस्तानी सेना ने सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा कर लिया था और सेना द्वारा उस ग्लेशियर को मुक्त कराया गया। तब से हमारी सेना की टुकड़ियां वहां पर पड़ी हुई हैं और उस ग्लेशियर को बचाए हुए हैं। तो बहुत अहम ग्लेशियर है, तो ये सेना से संबंधित है, सेना से संबंधित है, इस बात को याद रखना। ऑपरेशन ब्लू स्टार भी सेना से संबंधित रहेगा 1984 में, इसको भी याद रखिएगा। ये क्या होगा, तो हर मंदिर साहब है, आपने सुना होगा, बहुत पवित्र मंदिर है, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है, हर मंदिर साहब। वहां पर क्या हुआ, खालिस्तानी समर्थकों ने डेरा बसा लिया था। और खालिस्तानी समर्थक में जो सबसे बड़े खालिस्तानी समर्थक थे वो जरनैल सिंह थे। उन्होंने वहां पर डेरा बसा लिया और वो खालिस्तान के समर्थन में थे। तो भारतीय सेना द्वारा इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पर यह ऑपरेशन चलाया गया, जिस ऑपरेशन का नाम क्या था, ब्लू स्टार। ये पांचों ऑपरेशन हमने आपको बता दिए और आपको ये समझ में भी आए होंगे। अगर आपका कोई भी सुझाव है, ये 20 प्रश्न खत्म हो गए, अगर आपका कोई भी सुझाव है तो आप वो सुझाव अपने कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा और वहां से हम देखेंगे कि किस प्रकार का सुधार किया जा सकता है। हमारी तरफ से तो 100% प्रयास किया जा रहा है। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है या कहीं पर भी कोई भी त्रुटि लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अगले वीडियो से इम्प्रूव किया जाएगा। तो अगली क्लास में हम फिर से मुलाकात करेंगे अगले 20 क्वेश्चंस के साथ, जो कि अच्छे भी लगेंगे, उम्मीद करते हैं आपको। पढ़ते रहिए और दूसरों को पढ़ाते भी रहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।